एक रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर डीएसपी बनाया। डीएसपी बनते ही पत्नी ने पति को दे दिया धोखा। फिर क्या हुआ? कहते हैं, जीवन उतार चढ़ाव से भरा एक सफर है। इस सफर में रिश्तों की मजबूतियां भी देखने को मिलती हैं, आपकी मेहनत का सम्मान भी देखने को मिलता है, अहंकार का पतन भी देखने को मिलता है। दोस्तों, यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत हकीकतों का प्रतिबिंब है जो हमें यह समझाने के लिए काफी हैं कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इंसान को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपने रिश्तों और मेहनत की कद्र नहीं करते, वे एक न एक दिन पछताते ही हैं। इस कथा में आप देखेंगे कि किस तरह एक साधारण रिक्शा चालक ने अपने खून और पसीने की मेहनत से अपनी पत्नी समृद्धि को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन जब उसकी पत्नी को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान मिला, तो उसने अपने उसी पति को ठुकरा दिया। जीवन की इस सच्चाई को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। प्रशांत एक रिक्शा चालक था, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष की रही होगी। वह रिक्शा चलाकर ही अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए प्रशांत अपने रिक्शे में बैठे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में व्यस्त था। यही उसका जीवन था, सादगी, मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ। वह दिन भर रिक्शा चलाता और घर के खर्च का इंतजाम करता। लेकिन आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जैसे ही वह एक चौराहे पर पहुंचा, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रकाश यादव ने उसे हाथ देकर रोक लिया। प्रकाश के चेहरे पर एक सख्त भाव था। रिक्शा किनारे लगाओ, उसने रौब से कहा। प्रशांत ने रिक्शा रोक दिया और पूछा, क्या बात है साहब, कोई गलती हो गई क्या? प्रकाश ने आंखें तरेरी। तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, जुर्माना भरना पड़ेगा। प्रशांत चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कोई नियम तोड़ा है। वह विनम्र स्वर में बोला, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। आप बताइए, मैंने क्या गलत किया? प्रकाश ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और धमकाते हुए कहा, बहस मत करो, या तो जुर्माना भरो या फिर थाने चलो। थाने का नाम सुनकर प्रशांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत ने उसे एक दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया है। वह निडर होकर बोला, ठीक है, मुझे थाने ले चलिए। कांस्टेबल प्रकाश को लगा कि यह आदमी बेवकूफी कर रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन यह आदमी तो खुद ही थाने जाने के लिए तैयार था। प्रकाश ने उसे रिक्शा किनारे खड़ा करने का आदेश दिया और अपने सहयोगी के साथ उसे थाने ले गया। जनकपुर थाना, जहां प्रशांत को लाया गया था, वहां 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी समृद्धि शर्मा की डीएसपी पद पर नियुक्ति हुई थी। समृद्धि को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की थी। खुद की पढ़ाई छोड़कर उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सपोर्ट किया, ताकि वह एक दिन एक बड़ी अधिकारी बने। जैसे ही प्रशांत थाने के अंदर पहुंचा, उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया। पास ही एक केबिन में डीएसपी समृद्धि फोन पर किसी से सख्त लहजे में बात कर रही थी। देखो, मेरी पोस्टिंग नई हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो। मैं अपने पद की गरिमा को समझती हूँ और आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। प्रशांत ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि समृद्धि जब सुनेगी कि उसके ही पति को बेवजह पकड़ा गया है, तो वह जरूर उसकी मदद करेगी। समृद्धि फोन काटकर अपने ऑफिस से बाहर आई और सख्त आवाज में पूछने लगी, किससे और क्यों पकड़ा है? कांस्टेबल प्रकाश ने जवाब दिया, मैडम, इस आदमी ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं और जुर्माना भरने से मना कर रहा है। समृद्धि की नजर जब प्रशांत पर पड़ी तो एक पल के लिए वह ठिठक गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें फेर लीं और चेहरे पर एक सख्त भाव लाकर बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देना चाहता तो इसका रिक्शा जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। प्रशांत को अपनी ही पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनकर गहरा झटका लगा। उसने सोचा था कि समृद्धि उसकी सच्चाई जानेगी और उसका पक्ष लेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। समृद्धि, तुम सच में ऐसा कह रही हो? प्रशांत की आवाज हल्की लेकिन दर्द से भरी थी। समृद्धि ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यहाँ भावनाओं की जगह नहीं है, कानून सबके लिए एक जैसा होता है।
प्रशांत के होंठ सूख गए। उसकी आंखों में एक टीस सी उठी। यही वह औरत थी जिसके सपनों के लिए उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था। वही समृद्धि जो कभी कहती थी कि बस एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही उसके संघर्ष को रौंद रही थी। थाने में मौजूद सभी लोग ये नजारा देख रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे यह सब उनके लिए एक मनोरंजन से कम नहीं था। प्रशांत के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन दिल अंदर से रो रहा था। उसने बिना कुछ कहे थाने के बाहर कदम बढ़ाया। उसका रिक्शा जब्त कर लिया गया था। वह धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे। सड़क पर चलते हुए उसके दिमाग में बीते दिन घूम रहे थे। कैसे उसने समृद्धि की शादी के बाद भी उसे आगे पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। कैसे उसने हर दिन खुद को गिरवी रखकर उसकी किताबें खरीदी। कैसे रात रात भर मेहनत करके उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज उसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा के झोंकों के बीच प्रशांत भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। दिल में हजारों सवाल थे, आंखों में मायूसी और मन में एक अजीब सा दर्द। जिस पत्नी के लिए उसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर गई। थका हारा वह घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी मां श्यामला देवी ने चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखा। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सब ठीक तो है? मां ने सवाल किया। प्रशांत ने गहरी सांस ली, फिर कमजोर आवाज में बोला, मां, समृद्धि बहुत बदल गई है। उसने मुझे पहचानने तक से मना कर दिया। ऊपर से मेरा रिक्शा भी जब्त करवा दिया। जिस रिक्शे को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया, उसी को छीन लिया। मां के चेहरे पर दुख और गुस्से का मिश्रण दिखने लगा। वह अपनी चूड़ीदार उंगलियों से माथे को सहलाने लगी। बेटा, तुम्हें वो दिन याद है जब समृद्धि शादी के तीसरे चौथे दिन ही कहने लगी थी कि मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना पड़ेगा? हमने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन उस वक्त हमारी हालत बहुत खराब थी। फिर भी हम उसकी जिद के आगे झुक गए और तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ी। आज वही लड़की तुम्हें अपमानित कर रही है। प्रशांत ने दुख भरी आंखों से मां की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। घर में एक कोने में बैठा अंशुल, प्रशांत का 6 साल का बेटा, दादी के करीब खेल रहा था। वह अपनी छोटी छोटी हथेलियों से दादी की गोद में खेलता रहता था। दरअसल अंशुल को अपनी मां से ज्यादा दादी के पास रहने की आदत थी। समृद्धि हमेशा अपने करियर और पढ़ाई में व्यस्त रही, इसलिए मां का प्यार उसे कभी ठीक से मिला ही नहीं। बेटा, तूने इतना सब किया, लेकिन यह औरत तेरा सम्मान करना तो दूर, तुझे गरीब और कमजोर समझने लगी। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा। प्रशांत चुप था। वह जानता था कि मां सही कह रही थी, लेकिन वह अब भी समृद्धि से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। अगली सुबह समृद्धि अपने ऑफिस में बैठी इंतजार कर रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रशांत कोर्ट से कागज बनवाकर रिक्शा छुड़ाने आएगा, लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और प्रशांत नहीं आया, तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। इसे हो क्या गया है? क्या ये समझता है कि मैं खुद जाकर इसे रिक्शा लौटा दूंगी? उसने मन ही मन सोचा। गुस्से से भरी वह सीधा शिवपुरी कॉलोनी में अपने घर पहुंची। दरवाजा धड़ाम से खोला और अंदर घुसते ही देखा कि श्यामला देवी आराम से बैठी हुई थीं और प्रशांत नीचे फर्श पर बैठा था। अंशुल खेल रहा था, मस्ती में अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। समृद्धि का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते? इस तरह से बच्चों को संभाला जाता है? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? उसकी कड़वी आवाज सुनकर सब चौंक गए। प्रशांत ने ऊपर देखा और हैरान था कि आखिर समृद्धि को अचानक क्या हो गया। प्रशांत ने शांत स्वर में कहा, समृद्धि, तुम क्या कह रही हो? माँ ने ही इसे संभाला है, और जितना भी बड़ा हुआ है माँ के प्यार और देखभाल से ही हुआ है। हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। लेकिन समृद्धि का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तमतमाते हुए कहा, और तुम रिक्शा लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था, बस तुम्हें कोर्ट से कागज बनवा कर लाना था।
प्रशांत अब बिल्कुल चुप नहीं रह सकता था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो उसी दिन थाने में क्यों नहीं कहा कि रिक्शा जब्त मत करो? क्या तुम इतनी बड़ी अधिकारी होकर यह नहीं देख पाई कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा था? समृद्धि के चेहरे पर झेप थी, लेकिन उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। तुम गमवार लोग कभी समझ नहीं सकते कि ड्यूटी कैसे निभाई जाती है, उसने चिल्लाकर कहा। इसके बाद वह तेजी से अंशुल के पास गई, उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। तुम लोग इसे भी ठीक से नहीं पाल सकते, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। छोटा अंशुल डर के मारे दादी की तरफ देखने लगा। वह रोने लगा और चिल्लाया, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और आपके साथ रहना है। लेकिन समृद्धि ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने जबरदस्ती अंशुल को गोद में उठाया और घर से बाहर निकलने लगी। श्यामला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, समृद्धि, जब समय आएगा तुझे तेरी गलतियों का पछतावा होगा। प्रशांत बस खड़ा देखता रहा। उसकी पत्नी उसके बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी और वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता। प्रशांत के मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह जानता था कि समृद्धि ने अपने बेटे अंशुल को जबरन अपने साथ ले जाने का फैसला किया है, लेकिन वह उसे रोकने की हालत में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। ठीक है, अगर तुम्हें यह सही लगता है तो वैसा ही करो, प्रशांत ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द छिपा हुआ था। लेकिन 6 साल का अंशुल अपने पिता और दादी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भर आईं। वह अपनी छोटी उंगली से दादी की तरफ इशारा करता हुआ बार बार कहने लगा, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मैं पापा और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। समृद्धि का चेहरा सख्त था। उसने गुस्से में अंशुल का हाथ पकड़कर खींच लिया और झिड़कते हुए कहा, बहुत ज्यादा जिद करने लगे हो, चलो मेरे साथ। बच्चे के रोने और विरोध करने के बावजूद समृद्धि उसे अपने साथ सुधा अपार्टमेंट ले गई, जहां उसका सरकारी क्वार्टर था। अंशुल अब एक बंद कमरे में था, जहां उसे वह प्यार और अपनापन नहीं मिल पा रहा था जो उसे अपने पिता और दादी के साथ मिलता था। समृद्धि के इस कदम की खबर जब उसके माता पिता गोविंद प्रसाद शर्मा और माया शर्मा को मिली तो वे बेहद नाराज हुए। बेटी, क्या तुमने सही किया? पिता ने फोन पर पूछा। लेकिन समृद्धि, जो अब डीएसपी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी, उसे अपने पद का घमंड हो चुका था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे किसी से कोई रिश्ते नहीं रखने, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। उसकी मां ने समझाने की कोशिश की, बेटा, प्रशांत ने तुझे पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज तू उसी को ठुकरा रही है। यह अहंकार तेरा सब कुछ छीन लेगा। लेकिन समृद्धि ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उससे हमेशा के लिए दूरी बना ली। उधर राघव शर्मा, जो समृद्धि का भाई था, उसने भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश की। दीदी, तुम जो कर रही हो वह गलत है। प्रशांत ने तुम्हारे लिए बहुत किया है और अब तुम उसे ठुकरा रही हो, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन समृद्धि के सिर पर अब भी अहंकार सवार था। उसने अपने भाई को भी झिड़कते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम सब लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राघव को भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने अपनी बहन से सारे संबंध खत्म कर लिए। समय बीतता गया। समृद्धि अपने बेटे अंशुल को खुद नहीं संभाल पाती थी, इसलिए उसने उसके लिए एक मेड नैना यादव को रख लिया। एक दिन नैना उसे लेकर सुभाष मार्केट गई। संयोग से उसी समय प्रशांत की मां श्यामला देवी भी वहीं पर कुछ सामान खरीदने आई हुई थीं। जैसे ही अंशुल की नजर अपनी दादी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह भागते हुए उनके पास पहुंचा और उनसे लिपट गया। दादी, मुझे आपके पास रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। श्यामला देवी ने उसे गले से लगा लिया और भावुक होकर पूछा, बेटा, क्या हुआ? तू अपनी मम्मी के पास खुश नहीं है? अंशुल की आंखों में आंसू थे। उसने सुबकते हुए कहा, नहीं दादी, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती और उनके घर पर एक गंदे अंकल आते हैं जो मुझे डांटते और पीटते हैं। यह सुनकर श्यामला देवी चौंक गईं। उन्होंने घबराकर पूछा, कौन अंकल बेटा? अंशुल ने कहा, वे रोज शाम को मम्मी के घर आते हैं। मम्मी उनके साथ घंटों बैठकर हंसती हैं और अगर मैं जागा रहता हूँ तो वे मुझे जबरदस्ती सुला देते हैं। अगर मैं रोता हूँ
तो वे मुझे पीटते भी हैं। श्यामला देवी की आंखें फटी रह गईं। उनका दिल बैठ गया। बेटा, तुझे ये सब कैसे पता? अंशुल ने धीरे से कहा। क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ, इसलिए सोने का नाटक करता हूँ। इसी बीच नैना घबराकर अंशुल को ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने बच्चे को बूढ़ी महिला के साथ देख लिया और झट से उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे साहब, चलिए, हमें देर हो रही है, नैना ने घबराहट में कहा। लेकिन अंशुल ने जिद पकड़ ली। मैं मम्मी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे पापा और दादी के पास जाना है। श्यामला देवी ने नैना से विनती करते हुए कहा। बेटा, तू अभी आराम से सामान खरीद ले, मैं थोड़ी देर के लिए अंशुल के साथ हूं। लेकिन नैना डर गई थी। उसने झट से कहा, नहीं अम्मा, मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि छोटे साहब को उनके पापा और दादी के पास नहीं जाने देना है। यह सुनकर श्यामला देवी के दिल में एक टीस उठी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहू समृद्धि इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि उसने अपने ही बच्चे को उनसे मिलने से रोक दिया था। नैना अंशुल को खींचते हुए वापस ले जाने लगी, लेकिन अंशुल रोने लगा। दादी, मुझे तुम्हारे पास रहना है, प्लीज मुझे मम्मी के पास मत भेजो। श्यामला देवी की आंखें भर आईं, लेकिन वह मजबूर थीं। उन्होंने बच्चे को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, अभी तुझे मम्मी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत जल्द तुझे लेने आएंगे। अंशुल रोते हुए नैना के साथ चला गया और श्यामला देवी वहीं खड़ी रहीं, अपने पोते की मासूमियत और अपनी बहू की बेरहमी पर सोचती रहीं और अपने घर चली गईं। रात के अंधेरे में श्यामला देवी अपनी चारपाई पर बैठी थीं। मन में एक ही सवाल था, क्या यह बात प्रशांत को बतानी चाहिए? वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा और ज्यादा दुख सहे, लेकिन पोते की तकलीफ सुनकर उनका दिल बैठ गया था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब यह बात छुपाने का कोई मतलब नहीं है। सुबह होते ही उन्होंने प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुझे कुछ बताना है, लेकिन तेरा दिल मजबूत होना चाहिए। प्रशांत घबराया। क्या हुआ माँ? श्यामला देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूरी बात बता दी। कैसे अंशुल ने अपनी माँ के घर में एक अजनबी व्यक्ति के बारे में बताया, जो रोज वहां आता था और उसे मारता डांटता था। प्रशांत का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। माँ, अब और नहीं, मैं अपने बेटे को वहां नहीं छोड़ सकता, मैं खुद जाकर उसे वापस लाऊंगा। श्यामला देवी ने सिर हिलाया। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ये लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि तेरे बेटे की भी है। अगले दिन छुट्टी थी। प्रशांत बिना बताए अपनी माँ के साथ सुधा अपार्टमेंट पहुंचा, जहां समृद्धि का सरकारी क्वार्टर था। दरवाजे पर पहुंचकर प्रशांत ने डोर बेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। समृद्धि की आंखें आधी नींद में थीं। जैसे ही उसने अपने सामने प्रशांत और उसकी माँ को देखा, उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह बुरी तरह घबरा गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह हड़बड़ाकर बोली। प्रशांत की माँ ने तीखे स्वर में जवाब दिया, हम अपने पोते से मिलने आए हैं, क्या इसमें कोई गुनाह है? समृद्धि की जुबान लड़खड़ा गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि प्रशांत दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही प्रशांत कमरे में घुसा, उसकी नजर बेड पर पड़ी। वहां एक नौजवान लड़का लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी लापरवाही थी। दूसरी तरफ अंशुल चुपचाप पड़ा था, मानो उसकी मासूमियत छिन चुकी हो। यह दृश्य देख प्रशांत का खून खौल उठा। तो यह है तेरा सच, समृद्धि? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। समृद्धि ने झट से खुद को संभाला और कहा, हाँ, तो क्या? ये मेरा घर है और यहाँ कौन रहेगा, यह तय करने का हक सिर्फ मुझे है। प्रशांत का धैर्य जवाब दे गया। उसने समृद्धि को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बसाया था, और आज तू इस घर में पराए मर्दों को जगह दे रही है, लेकिन अपने पति और बेटे के लिए इसमें कोई जगह नहीं। थप्पड़ पड़ते ही वह नौजवान लड़का बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। कौन है ये बदतमीज जो तुझ पर हाथ उठा रहा है? उसने समृद्धि से पूछा। समृद्धि ने गुस्से में कहा, यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। यह सुनते ही प्रशांत का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन श्यामला देवी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, इस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं।
जो औरत खुद अपने घर को बर्बाद कर रही है उसे समझाना बेकार है। प्रशांत ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, अंशुल, अब तुझे यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ सकता, चल मेरे साथ। लेकिन समृद्धि हंस पड़ी। तू इसे ले जाने की सोच भी मत, ये मेरा बेटा है और मैं तुझे इसे छूने भी नहीं दूंगी। प्रशांत ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, अगर तुझे अपनी औलाद से इतना ही प्यार था तो तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, न कि गैर मर्दों के साथ घर बसाने की सोचना चाहिए था। अब जब सारा सच सामने आ गया था, समृद्धि ने अपना आखिरी दांव खेला। ठीक है, अगर तू इतना ही बड़ा इंसाफ पसंद बन रहा है तो जाओ, लेकिन जाते जाते इन पेपरों पर साइन कर देना। उसने एक कागज फेंका, तलाक के पेपर। श्यामला देवी ने कागज उठाया और देखा। समृद्धि पहले से ही तलाक के लिए तैयार थी। प्रशांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने पेन उठाया, बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। अब कोई रिश्ता बाकी नहीं समृद्धि, तुझे तेरी जिंदगी मुबारक। इसके बाद वह अंशुल को गोद में उठाकर बाहर निकल गया। श्यामला देवी भी उसकी पीछे पीछे चल दी। प्रशांत कमरे के एक कोने में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तलाक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और समृद्धि अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। लेकिन इस टूटे रिश्ते ने उसके मन में कई सवाल छोड़ दिए थे। अब आगे क्या? उसने खुद से पूछा। दूसरी ओर श्यामला देवी अपने बेटे को इस हालत में देखकर चिंतित थीं। एक मां होने के नाते वह जानती थीं कि बेटे को अब मानसिक और आर्थिक संबल दोनों की जरूरत है। श्यामला देवी ने अपने पुराने संदूक को खंगालना शुरू किया। उनके मन में बस एक ही विचार था, क्या कुछ ऐसा मिलेगा जिससे फिलहाल घर चलाने में मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते उनकी नजर संदूक के सबसे निचले हिस्से में रखे एक पुराने कागज पर पड़ी। उन्होंने उसे निकालकर गौर से देखा। बेटा, जरा देख तो, यह क्या है? उन्होंने प्रशांत को वह कागज दिखाया। प्रशांत ने कागज को पढ़ना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। माँ, यह एक जमीन का दस्तावेज है और यह जमीन हमारे नाम पर ही दर्ज है। श्यामला देवी भी चौंक गईं। कहाँ है यह जमीन? प्रशांत ने आगे पढ़ते हुए कहा, यह जमीन सिद्धार्थ एनक्लेव में है। यह तो अब एक महंगा इलाका बन चुका है। माँ, यह जमीन अब करोड़ों की हो चुकी होगी। यह सुनकर श्यामला देवी की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। अगले ही दिन प्रशांत ने जमीन की कीमत पता करने के लिए एक संपत्ति एजेंट से संपर्क किया। जब एजेंट ने उसे जमीन की मौजूदा कीमत बताई तो वह हैरान रह गया। वह जमीन करोड़ों में बिक सकती थी। बिना समय गंवाए उन्होंने उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी की और जमीन को बेच दिया। कुछ ही हफ्तों में उनके खाते में करोड़ों रुपये आ चुके थे। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत ने एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा जिसमें उसकी माँ और बेटा आराम से रह सकते थे। यह घर उस पुराने घर से कहीं बड़ा था जहां वे पहले रहते थे। अब जब आर्थिक समस्या हल हो चुकी थी तो प्रशांत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, अपनी पढ़ाई पूरी करने का। वह पढ़ाई में हमेशा होशियार था, लेकिन समृद्धि की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। माँ, अब मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। श्यामला देवी ने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बेटा, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इधर श्यामला देवी ने भी एक नया कदम उठाया। उन्होंने घर में ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक पुरानी पहचान नैना यादव, अंशुल की पुरानी मेड को भी अपने काम में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। प्रशांत दिन रात पढ़ाई करता रहा। उसने अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लिया। लगभग 2 साल बाद उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया। वह एसपी, पुलिस अधीक्षक के पद के लिए चयनित हो गया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, एक रिक्शा चालक एसपी बन गया। इसने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया जो असंभव सा लगता था। टीवी चैनल्स और अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। पत्रकार उसके घर पहुंचकर उसकी मां से इंटरव्यू लेने लगे। श्यामला देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। आपने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या किया? एक पत्रकार ने पूछा। मां मुस्कुराई और बोली,
मैंने बस उसे उसकी मेहनत पर विश्वास करना सिखाया, बाकी सब उसने खुद किया। अब जब प्रशांत ईएसपी बन गया था तो उसने एक दिलचस्प फैसला लिया, अपनी पोस्टिंग उसी इलाके में करवाने का जहां समृद्धि की पोस्टिंग थी। अब देखता हूं कि वर्दी का घमंड किसे कहते हैं, उसने मन ही मन सोचा। कुछ ही दिनों में उसने शक्ति भवन जनकपुर में अपनी नई पोस्ट संभाल ली। अब वह पूरे जिले का पुलिस अधीक्षक था और समृद्धि उसी जिले में डीएसपी थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समृद्धि, जो कभी अपने अहंकार और ताकत पर गर्व किया करती थी, अब उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह उस जाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा था। उसका सीनियर अधिकारी विवेक चौधरी, जिससे उसने अवैध संबंध बनाए थे, अब उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखता था। उसने समृद्धि का एक रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया था और अब उसे उसी वीडियो की धमकी देकर बार बार ब्लैकमेल करता था। अगर तूने मुझसे कुछ कहने की कोशिश की तो ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, तेरी नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी, विवेक ने उसे धमकाया। अब समृद्धि के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह हर दिन अंदर से टूटती जा रही थी। खाना पीना छोड़ दिया था, अच्छे कपड़े पहनना भी बंद कर दिया था। जहां कभी उसके चेहरे पर घमंड और चमक थी, आज वहां सूनी आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा था। वह सोचने लगी, काश मैंने अपने अहंकार को इतना बड़ा ना होने दिया होता। काश मैंने प्रशांत का साथ नहीं छोड़ा होता। उसने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैंने उसे ही धोखा दिया। लेकिन अब पछताने से क्या होता। समृद्धि को धीरे धीरे पता चला कि विवेक चौधरी सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन उसने छुपकर विवेक की बातें सुनी, जिसमें वह अपने एक दोस्त से कह रहा था, अरे वह लड़की, हाँ मैंने उसे अच्छे से काबू में रखा है, बेचारी अब मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। यह सुनकर समृद्धि का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि विवेक पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब उसने इस बारे में विवेक से बात करनी चाही तो उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तूने ज्यादा सवाल किए तो तेरा वीडियो आज ही वायरल कर दूंगा। अब समृद्धि के पास कोई चारा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इस बीच थाने में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। नई एसपी प्रशांत के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी गई थी। सब अधिकारियों से राय ली गई तो समृद्धि ने भी हामी भर दी। ठीक है, पार्टी रख लो, उसने बिना किसी भाव के कहा। अगले दिन पार्टी आयोजित हुई। एक मंच तैयार किया गया था जहां वरिष्ठ अधिकारी भाषण देने वाले थे। समृद्धि को भी बुलाया गया ताकि वह 2 शब्द कह सके। लेकिन जब वह मंच पर चढ़ी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा अंत निकट है, यह सोचते ही उसे चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ी। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग भागकर उसके पास आए। डीएसपी मैडम बेहोश हो गईं। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और कहा, कमजोरी और मानसिक तनाव की वजह से इनकी यह हालत हुई है। यह सुनकर प्रशांत, जो अब एसपी था, हैरान रह गया। एक डीएसपी की हालत ऐसी क्यों हो गई? उसने सोचा कि शायद समृद्धि अपने के पर पछता रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी ने एक चक्र पूरा कर लिया था। जिसने उसे नीचे गिराया था, आज वही नीचे गिरी हुई थी। समृद्धि अब सिर्फ एक मौका चाहती थी, अपने गुनाहों की माफी मांगने का, अपने बेटे को फिर से गले लगाने का और अपने अतीत की गलतियों को सुधारने का। समृद्धि अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए थे, चेहरा मुरझा चुका था और बाल बिखरे हुए थे। जो औरत कभी खुद पर घमंड किया करती थी, आज अपनी ही जिंदगी से हार चुकी थी। एक दिन वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाजार गई। उसने बहुत दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया था, लेकिन आज भूख से बेहोश होने की हालत में थी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। श्यामला देवी, उसकी पूर्व सास, अपनी दुकान के लिए सामान खरीद रही थीं। समृद्धि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपनी पूर्व सास के पास गई। माँ जी, आप कैसी हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। श्यामला देवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन बिना चश्मे के उसे साफ दिखाई नहीं दिया। कौन हो बेटी? मुझे माँ जी कहकर क्यों बुला रही हो?
समृद्धि की आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, मैं समृद्धि हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? अब श्यामला देवी ने चश्मा लगाया और गौर से देखा। वह दंग रह गईं। समृद्धि, ये क्या हाल बना लिया तूने? समृद्धि की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े मैले कुचैले थे और उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। श्यामला देवी का चेहरा कठोर हो गया। मैं तुझे पहचान भी लूं तो इससे क्या फायदा? जब तूने मेरे बेटे को ठुकरा दिया तो अब तुझे हमारी याद क्यों आ रही है? यह सुनते ही समृद्धि फूट फूट कर रोने लगी। वह उनके पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज एक बार प्रशांत से कह दीजिए कि वह मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। लेकिन श्यामला देवी की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। बेटी, जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। मेरे बेटे ने तुझसे बहुत उम्मीदें रखी थीं, लेकिन तूने उसे धोखा दिया। यह कहकर श्यामला देवी आगे बढ़ गईं और समृद्धि वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। समृद्धि निराश होकर लौट रही थी कि उसने एक फैसला किया। अब उसे प्रशांत से मिलना होगा। वह सीधे प्रशांत के घर पहुंची। कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने प्रशांत खड़ा था, एकदम सख्त चेहरे के साथ। समृद्धि ने कांपती आवाज में कहा, प्रशांत, मैं समृद्धि हूं। प्रशांत ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हाँ, बोलो, किससे मिलना है? उसने बेरुखी से पूछा। समृद्धि की आंखें भर आईं। प्रशांत, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे वापस अपना लो। प्रशांत ठहाका मारकर हंसा। मेरी पत्नी? समृद्धि, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरी कोई पत्नी थी। तलाक के कागजों पर साइन करवाते समय तुमने तो खुद कहा था कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब क्या हुआ? समृद्धि गिड़गिड़ाने लगी। प्रशांत, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मत दो। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे उससे मिलने दो। प्रशांत का चेहरा और कठोर हो गया। यह बच्चा अब मेरा है, और रही बात तुम्हारी, तो तुम अब मेरे लिए मर चुकी हो। समृद्धि की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रशांत ने सख्त लहजे में कहा, आज के बाद अगर तुम यहां दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद प्रशांत ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। समृद्धि दरवाजे के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अंदर से किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। जब वह वहां से मायूस होकर लौटने लगी, तभी किसी ने उसे खबर दी, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस वीडियो की वजह से वह विवेक चौधरी की गुलाम बनी थी, वही अब दुनिया के सामने आ चुका था। अब उसके पास न नौकरी बची, न इज्जत और न ही कोई अपना। अहंकार का पतन और अंत का आगमन समृद्धि, जो कभी डीएसपी की कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत का घमंड किया करती थी, अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसके खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे, और उसका वीडियो वायरल होने की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई थी। अब वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वह जिस विवेक चौधरी के साथ अवैध संबंधों में थी, वही अब उसे छोड़कर जा चुका था। समृद्धि की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। अब उसे याद आने लगा कि उसने किन लोगों को ठुकराया था और किसका साथ चुना था। एक दिन जब वह निराशा से घिरी हुई थी, उसने अपने भाई राघव शर्मा को फोन किया। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक बार सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन राघव की आवाज सख्त थी। अब सुनकर क्या करूंगा समृद्धि? जब तेरे पास सब कुछ था तब तूने हमें भुला दिया था। अब तुझे हमारी जरूरत पड़ रही है। समृद्धि रोने लगी। भैया, माँ पापा नहीं रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बस एक बार मेरी मदद कर दो। लेकिन राघव का जवाब ठंडा था। तेरे लिए तो माँ पापा बहुत पहले ही मर चुके थे, जब तूने हमें ठुकरा दिया था। और जब उनकी मौत हुई तब भी तू उनके पास नहीं थी। अब मेरे लिए भी तू मर चुकी है। यह कहकर राघव ने फोन काट दिया। समृद्धि पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उसे धोखा देकर चला जाएगा। जब वह अपने घर लौटी तो वहां एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। विवेक चौधरी सारा पैसा और जेवर लेकर भाग चुका था।
उसने घबराकर विवेक को फोन किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। अब उसे समझ आ चुका था कि जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने पति और परिवार को छोड़ा था, वही उसे सबसे बड़ा धोखा देकर चला गया। अब न उसके पास नौकरी थी, न पैसा, न कोई सहारा। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से भी कमजोर होती जा रही थी। लोग उसे देखते ही ताने मारने लगे। कोई उसे भ्रष्ट अफसर कहता, कोई चरित्रहीन। जो लोग कभी उसकी सलामी किया करते थे, आज वही उससे नफरत कर रहे थे। अब वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। कोई उसे भिखारी समझता, कोई उसे पागल। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया। न खाने के लिए कुछ था, न रहने के लिए कोई ठिकाना। जहां कभी वह आलीशान सरकारी क्वार्टर में रहती थी, अब वह सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर थी। आखिरकार एक दिन सड़क किनारे पड़ी हुई मिली। लोगों ने देखा कि वह हिल भी नहीं रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि कुपोषण और अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। समृद्धि का अंत दुखद था, लेकिन यह किसी और की गलती नहीं थी, बल्कि उसके अपने कर्मों का फल था। अगर उसने अपने अहंकार और लालच को काबू में रखा होता, तो शायद उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। दूसरी ओर प्रशांत ने अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक नया जीवन बनाया और अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। अहंकार और गलत फैसले इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। सच्चा प्यार और समर्थन उन्हीं से मिलता है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े होते हैं। गलत राह पर चलने से जीवन में पछतावा ही मिलता है। कहते हैं, झूठ, लालच और अहंकार की बुनियाद पर बनाए गए मकान ढह जाते हैं। मनुष्य की जीवन यात्रा में सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। यदि कोई इंसान अपने जीवन की बुनियाद झूठ, लालच और अहंकार पर रखता है, तो वह चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन एक दिन उसका यह बनाया हुआ किला जरूर ढह जाता है। झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता या जीवन अधिक समय तक टिक नहीं सकता। झूठ का सहारा लेकर हम भले ही कुछ समय के लिए सफल हो जाएं, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। सत्य को ढकने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब पूरा ताना बाना बिखर जाता है।